चेन तियानयू नाराज नहीं हुआ, बल्कि उसने समझाना जारी रखा। हमारा कबीला युनमेंग पर्वत क्षेत्र में स्थित है। यह एक सुदूर स्थान है। यह एक बहुत कम जाना पहचाना परिवार है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारे वरिष्ठों ने इसके बारे में कभी नहीं सुना। युनमेंग शान की बात सुनने के बाद बूढ़े आदमी की आंखों में ज्ञान की किरण चमक उठी। ये वास्तव में बहुत दूर है। कोई आश्चर्य नहीं कि हम अब यहाँ पहुँच गए हैं। लेकिन चूंकि आप यहाँ हैं, तो पहले पंजीकरण करा लें। इतना कहकर बूढ़े व्यक्ति ने बांस की पर्चियों का एक रोल उसके हाथ में फेंक दिया और कहा, इस पर अपने कबीले का नाम लिखो और अपने कबीले के सभी लोगों और राज्यों के नाम लिखो जो इस बार लड़ने जा रहे हैं। फिर तुम प्रवेश कर सकते हो। हालांकि ये क्रूर जानवर एक साथ प्रवेश नहीं कर सकते। ये सुनकर चेन तियानयू ने अपनी समझदारी दिखाने के लिए थोड़ा सिर हिलाया। रोस्टर लिखते समय चेन तियानयू ने जल्दी से पास के सियान सदस्यों को आंख मारी। ये देखकर चेन किंगही ने स्थिति को समझा और तुरंत एक दर्जन निकाल लिए। उसके हाथों से खून से भरे जेड के टुकड़े लिए गए। सिक्के बूढ़े आदमी के हाथों में ठूंस दिए गए। ये जेड सिक्का वास्तव में रक्त जेड सिक्का है, जिसे परिवार ने कुछ संसाधनों और सफ़ेद जेड सिक्कों के साथ आदान प्रदान किया था, जो वे अन्य परिवारों के बाजारों में अपने साथ लाए थे जब वे थे। सड़क। जब आप घर से दूर होते हैं तो संसाधन और अन्य चीजें अच्छी होने के बावजूद एक दूसरे से संवाद करना मुश्किल होता है। यहाँ तक कि क्यूई नियंत्रण क्षेत्र के 5वें स्तर पर एक योद्धा के पास रक्त जेड सिक्कों जैसी बहुत अधिक चीजें नहीं होंगी। यदि वह स्वयं उनका उपयोग नहीं कर सकता तो वह उन्हें अपने वंशजों को भी दे सकता है। ये वास्तव में इस विचार के कारण है कि परिवार कुछ सामान्य के लिए आदान प्रदान करना चुनता है। मुद्रा। जब रक्त जटित सिक्का उसके हाथ में थमा दिया गया तो बूढ़ा आदमी थोड़ा रुका। उसकी आंखों में संदेह की झलक थी। इस समय चेन तियानयू मुस्कुराया और कहा, मेरे वरिष्ठों के लिए मेरे 2 प्रश्न हैं और मैं चाहूंगा कि वे मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। चेन तियानयू के इरादे को समझने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने अपने हाथ में रखे जेड सिक्कों को बेपरवाही से रख दिया और उसी समय उसके चेहरे पर एक दयालु मुस्कान थी। पूछना। वरिष्ठ, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि 5 डोमेन युद्ध कब शुरू होगा? बूढ़े आदमी ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा। इसमें कुछ दिन या कुछ महीने लग सकते हैं। सब कुछ अभी भी इस बात पर निर्भर करता है कि उपरोक्त 3 प्रमुख परिवार अन्य 3 क्षेत्रों के साथ कैसे बातचीत करते हैं। मुझे इस बारे में निश्चित नहीं है। आखिरकार यह मामला तीनों परिवारों का रहस्य है। यद्यपि उन्हें सटीक उत्तर नहीं मिला, लेकिन चेन तियानयू ने इसकी परवाह नहीं की और दूसरा प्रश्न पूछा, हमारे पूर्ववर्तियों के अनुभव के अनुसार ये लड़ाई कब तक चलेगी? बूढ़े ने सिर हिलाया। ये कहना कठिन है। जैसा कि आप जानते हैं, एक बार लड़ाई शुरू हो जाए तो यह महीनों या वर्षों तक गतिरोध में रह सकती है। आप नहीं बता सकते। ठीक है, 2 सवाल खत्म हो गए। मैं जेड वापस नहीं करूंगा। आपके लिए सिक्के। पूछने के बाद बूढ़े आदमी ने तुरंत कहा। थोड़ा चिंतित लग रहा था कि चेन तियानयू को इसका पछतावा होगा। चेन तियानयू मुस्कुराए और बोले, वरिष्ठ ने गलत समझा। इस समय चेन तियानलिंग और अन्य लोगों ने भी रोस्टर लिखना समाप्त कर दिया था। बूढ़े व्यक्ति ने रोस्टर लिया और इसे लापरवाही से रख दिया पास में लकड़ी की मेज और फिर कहा, ठीक है, आप अंदर जा सकते हैं। अंदर जाने के बाद ये ऑर्डर दिखाएं और कोई आपको आपके निवास तक ले जाएगा और आपको युद्ध के बारे में जानकारी दूंगा। उसके बाद बूढ़े व्यक्ति ने 10 साधारण लकड़ी के टोकन फेंके जिन पर चेन शब्द खुदा हुआ था। इससे चेन तियानयू और अन्य लोग भी थोड़ा चौंक गए। आखिरकार उन्होंने अभी बूढ़े आदमी की कोई हरकत नहीं देखी थी, लेकिन तथ्य यह है कि वो लोगों की नज़रों के सामने लिखावट उकेर सकता था। कई लोगों ने दिखाया कि बूढ़ा आदमी था असामान्य, लेकिन जैसे ही बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आस्तीनें हिलाईं, बहुत सारे चिन्ह तुरंत उसकी आस्तीनों से बाहर गिर गए। जो टोकन जमीन पर गिरे थे उनमें न केवल उपनाम चेन बल्कि कई अन्य उपनाम भी, जिसने चेन तियानयू और अन्य लोगों को अवाक कर दिया। ये कुछ ऐसा निकला जो पहले कभी नहीं हुआ था, बहुत समय पहले तैयार किया गया। हालांकि टोकन प्राप्त करने के बाद
चेन तियानयू ने इसे अपने हाथ में पकड़ लिया और कहा, धन्यवाद वरिष्ठ, आपका स्वागत है। मैं तो बस एक द्वारपाल हूँ। बूढ़े आदमी ने अपना हाथ हिलाया और झूठ बोलना जारी रखा। लकड़ी की कुर्सी पर ये जानने के बाद कि परिवार का नीला भेड़िया प्रवेश नहीं कर सका, चेन तियानयू ने अपने दोस्तों से चर्चा की। कबीले के सदस्यों ने हरे भेड़िए को मूल मार्ग से परिवार में वापस जाने देने का फैसला किया। आखिरकार हवा के नियंत्रण क्षेत्र में ये 10 हरे भेड़िए परिवार के लिए भी एक ताकत हैं। कमजोर नहीं, ताकत। युद्ध खतरनाक होने के बाद वे कबीले में हरे भेड़िए की देखभाल करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। जानवरों को नियंत्रित करने की विधि का उपयोग करने के बाद, कई हरे भेड़ियों के साथ संवाद करने के बाद 10 हरे भेड़िए कई लोगों के सामने जल्दी से गायब हो गए। कुछ ही देर बाद कई लोग बाढ़ के अंदर चले गए। इस समय चेन हानशेन किनारे पर था। मैं खुद को रोक नहीं सका और कहा, चाचा तियानयू, इस बूढ़े आदमी को कुछ भी नहीं पता। उसने बस कुछ नहीं मांगा, उसने तो यहाँ तक दे दिया। 1 दर्जन रक्त जेब सिक्के ले जाओ। आपको उससे इसे वापस लेने के लिए कहना चाहिए। ये सुनकर चेन तियानयू ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। ये व्यक्ति इस पद के लिए योग्य हो सकता है। उसमें जरूर कुछ खास बात होगी। परिवार अभी अभी आया है और इस जगह के बारे में बहुत कम जानता है। हालांकि उसे जवाब नहीं पता। ये बिना लाभ के नहीं है। कम से कम ये लड़ाई नहीं चलेगी, जल्द ही खत्म हो जाएगा। परिवार के पास विकास के लिए और भी समय है। ये सुनकर अन्य जनजातियों ने स्वीकृति में सिर हिलाया। हालांकि बूढ़े आदमी के असाधारण गुणों की अभी तक खोज नहीं हुई है, अन्यथा वह दर्जन भर रक्त जेब सिक्कों पर विचार नहीं करता। इतना महत्वपूर्ण। जब कई लोग दीवार के दूसरे छोर पर पहुंचे तो वे अपने सामने का दृश्य देखकर दंग रह गए। मैंने सोचा था कि यह पक्ष बहुत अधिक होगा, समृद्ध और एक अलग दुनिया, लेकिन दीवार के पीछे कई लकड़ी के निशान थे। घरों और बेतरतीब ढंग से खड़ी पत्थरों की दीवारों ने सभी को कुछ हद तक प्रतिक्रिया करने में असमर्थ बना दिया। लेकिन जल्द ही एक युवक जल्दी से कुछ लोगों के पास आया। लोगों को फटकार लगाई गई, आप किस परिवार से हैं जो इतनी देर से आए? जिस युवक ने बात की वह काफी शक्तिशाली था और वेगान क्षेत्र का योद्धा था, लेकिन उसकी भौहों पर अधीरता का भाव था। जब चेन तियानयू ने ये देखा तो वह मुस्कुराया और जवाब दिया, मुझे बहुत खेद है, हमारा परिवार दूरदराज में रहता है और हमें यात्रा करने में काफी समय लग गया। हम मास ब्यूरियल माउंटेन में रहने वाले चेन परिवार के सदस्य हैं। जो युवक उसे डांटना चाहता था, उसके पास एक चेन तियानयू और अन्य लोगों की आभा को महसूस करने के बाद उनके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था, लेकिन जल्द ही वे सामान्य हो गए। लेकिन उनके शब्दों में अधीरता थी। कम किया गया, मास ब्यूरियल माउंटेन, चेन परिवार, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें पहले वहां ले चलूंगा। इस बार चेन तियानयू के पलक झपकने से पहले ही बगल में खड़े आदिवासी ने उसे एक छोटा कपड़ा थैला थमा दिया। युवक ने थैला उठाया और उसे हल्के से हिलाया। जल्दी ही जेब सिक्कों के टकराने की तीखी आवाज सुनाई दी। बैग से निकला। इससे युवक का चेहरा नर्म पड़ गया और उसने तुरंत कहा, ये हमारी दक्षिणी सीमा की सीमा है। वर्तमान स्थान का प्रबंधन 3 शीर्ष अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। परिवार, जियाओ परिवार, ये परिवार और लिन परिवार, अलग अलग परिवारों की अलग अलग स्थिति होती है। लोग शीर्ष परिवारों से यहाँ रहते हैं। दक्षिण में मध्यम परिवार उत्तर में हैं। हालांकि जब युद्ध शुरू होता है तो प्रत्येक परिवार के योद्धा बाधित हो जाएंगे और अपनी अपनी टीमें बना लेंगे। उस समय प्रतियोगिता केवल ताकत पर आधारित होगी, न कि परिवार। इतना कहने के बाद युवक ने उस स्थान की ओर इशारा किया जहां कुछ ही दूरी पर उच्च वर्ग के परिवार रह रहे थे। हालांकि जब चेन तियानयू और अन्य लोगों ने चारों ओर देखा तो उन्होंने पाया कि वह स्थान भी जहां उच्च वर्गीय परिवारों का निवास स्थान अन्य स्थानों से भिन्न नहीं था। चेन तियानयू और अन्य लोगों की आंखों में भ्रम देखकर युवक ने समझाया, दक्षिणी शिनजियांग की सीमा हमारे दक्षिणी शिनजियांग की रक्षा रेखा है। यहाँ चाहे कुछ भी हो, आप जिस परिवार से हैं
वहाँ कोई विशेष व्यवहार नहीं है। आपकी केवल एक ही पहचान है और वह है हमारा। दक्षिण झिंजियांग के लोग। PS उत्कृष्ट स्वास्थ्य देखभाल के लिए नियान बीस्ट के वंशजों को धन्यवाद। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरी ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन अपडेट करने के लिए मैं गोल नहीं करूंगा। आप सभी के हाथों में टोकन हैं। ये टोकन न केवल आपकी पहचान का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि भविष्य में आपके योगदान बिंदुओं से भी संबंधित है। आपको इसे अच्छी तरह से रखना चाहिए। जहां तक योगदान बिंदुओं की बात है, तो आप उन्हें 3 शीर्ष परिवारों द्वारा स्थापित योगदान हॉल में कुछ दुर्लभ संसाधनों के लिए एक्सचेंज कर सकते हैं। आप स्वाभाविक रूप से बाद में योगदान बिंदु प्राप्त करना सीखेंगे। ये सुनकर कबीले के लोग आश्चर्य से अपने हाथों में लिए चिन्हों को देखने लगे, परंतु उन्हें कोई अंतर नजर नहीं आया। युवक के स्पष्टीकरण के बाद समूह कुछ ही देर में उस क्षेत्र में पहुंच गया जहां मध्यम वर्गीय परिवार रहते थे। दोनों ओर देखने पर वहां साधारण लकड़ी या पत्थर के घर थे जो कुछ मीटर से अधिक ऊंचे नहीं थे, जो उनके सामूहिक कब्र पहाड़ के नीचे बसे गांवों के समान थे। हालांकि इन लकड़ी या पत्थर में रहने वाले लोग घरों में साधारण योद्धा नहीं थे। उनमें से ज्यादातर दक्षिणी शिंजियांग के मध्यम वर्गीय परिवारों से थे, और जिन लोगों को उन्होंने देखा उनमें से ज्यादातर यूकी क्षेत्र के योद्धा भी थे। चेन तियानयू और अन्य लोगों के आगमन के साथ कई आकृतियां भी दोनों तरफ के घरों से बाहर निकली और चेन तियानयू और अन्य लोगों पर नजर डाली। चेन तियानयू और अन्य लोगों की ताकत को महसूस करने के बाद कई लोग आश्चर्यचकित दिखे, खासकर उनके कपड़ों पर अपरिचित पारिवारिक टोटेम लोगों को देखने के बाद उनके चेहरे और भी अधिक हैरान थे। आखिरकार एक परिवार जिसमें 10 यूकी दायरे के योद्धा युद्ध में भाग ले सकते हैं, वह भी मध्यम आकार के परिवारों में शीर्ष में से एक है, लेकिन उन्होंने इस परिवार की प्रतिष्ठा के बारे में कभी नहीं सुना है, जिससे हर कोई इस परिवार के बारे में जानने के लिए उत्सुक और तत्पर रहता है। आखिरकार अगले युद्ध में वे एक ही टीम में हो सकते हैं, इसलिए उनसे पहले से संपर्क करना बहुत आवश्यक है। एक लकड़ी के घर में फैंग परिवार के बुजुर्ग, जो स्थिति को देखने के लिए बाहर आने वाले थे, ने चेन तियानयू और उनकी पार्टी को भी देखा। भले ही वह उसे दूर से ही देखता था, फिर भी फैंग परिवार के बुजुर्ग ने एक नज़र में चेन तियानयू की पहचान ली। जब उस दिन लियान सिटी ने सन परिवार की सहायता की, तो उसने चेन परिवार पर जासूसी की थी और चेन तियानयू की याद दिलाई थी। उपस्थिति कई लोगों को देखने के बाद वह तुरंत लकड़ी के घर में चले गए और परिवार के बुजुर्ग फैंग बुबाई को खबर दी। जब फैंग बुबाई को पता चला कि चेन परिवार से न केवल 10 लोग आए हैं, बल्कि उनमें से 2 लोग उसी क्षेत्र में हैं, तो उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। आखिरकार परिवार ने कुछ समय पहले ही चेन परिवार के साथ झगड़ा किया था और उन सभी संसाधनों को ले लिया जो चेन परिवार के होने चाहिए थे। अप्रत्याशित रूप से वे दक्षिणी चीन सागर की सीमा पर फिर से चेन परिवार के लोगों से मिले। झिंजियांग। इस समय फैंग बुबाई का चेहरा मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ी चिंता भी दिखी। चेन परिवार बहुत शक्तिशाली है और परिवार अब खाली हो गया है। मुझे नहीं पता कि परिवार में कोई बदलाव होगा या नहीं। हालांकि दोनों स्थान एक दूसरे से बहुत दूर हैं, इसलिए यह एक बड़ा मुद्दा है। परिवार को वापस संदेश भेजना मुश्किल है। हालांकि मुझे लगता है कि दक्षिणी शिंजियांग समझौते के अस्तित्व के साथ चेन परिवार को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। भाई, अब हमें क्या करना चाहिए? एक बुजुर्ग ने किनारे से पूछा। फिलहाल परिवार निश्चिंत हो सकता है, लेकिन उन्हें क्या करना चाहिए? परिवार ने केवल 4 युगी क्षेत्र के योद्धाओं को भेजा। ये यात्रा, जो चेन परिवार के लिए कोई मुकाबला नहीं है। यदि चेन परिवार बाद में परिवार के लिए परेशानी पैदा करने का इरादा रखता है, तो वे परिवार से ज्यादा खतरनाक होंगे। कबीले के सदस्यों के चेहरों पर चिंता देखकर फैंग बुबाई ने शांति से कहा, घबराओ मत, इस बार बहुत से परिवार आ रहे हैं। हो सकता है कि हम चेन परिवार से न मिलें। भले ही हम उनसे टकरा जाएं, हमें इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। बस सब कुछ हमेशा की तरह ही लें। भले ही चेन परिवार वास्तव में हमारे लिए परेशानी खड़ी करना चाहता हो, हमें डरने की जरूरत नहीं है।
वे यहाँ ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकते। ये सुनकर किनारे खड़े लोगों ने सिर हिलाया और ऐसा लगा कि उनके पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। युद्ध समाप्त होने के बाद कुई कबीला इस पर सावधानीपूर्वक चर्चा करेगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कबीले का नेता फैंग योंग परिवार के संसाधनों को समेटकर रातों रात सामूहिक कब्रगाह में भेज रहा था। घर के बाहर चेन तियानयू और अन्य लोग भी जब वहां से गुजरे तो यहाँ की स्थिति देख रहे थे। यह आवासीय क्षेत्र सभी दिशाओं से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक लकड़ी के घर में 2 या 3 लोग रहते हैं। उनके कपड़ों से लगता है कि वे शायद एक ही कबीले के हैं, और चारों ओर देखने पर वहां कोई कम से कम एक है। इस आवासीय क्षेत्र में 100 घर हैं और प्रत्येक परिवार को औसतन 2 लकड़ी के घर आवंटित किए गए हैं। ये देखा जा सकता है कि इस युद्ध में कम से कम दर्जनों मध्यम आकार के परिवार भाग ले रहे हैं। हालांकि ये सोचना आश्चर्यजनक नहीं है कि ये सभी दक्षिणी शिनजियांग के 9 काउंटियों के मध्यम वर्गीय परिवार हैं। इनमें से कुछ मध्यम वर्गीय परिवार हो सकते हैं, कुछ उच्च वर्गीय परिवारों के संबद्ध परिवार, और भेजे गए लोग शायद यहाँ न हों। जल्द ही युवक कई लोगों को एक जगह ले गया। कोना। सबके सामने 3 साधारण लकड़ी के घर थे जिनमें अभी तक कोई नहीं आया था। युवक ने धीरे से कहा, आप यहाँ रह सकते हैं। अब से कोई न कोई व्यक्ति हर दिन दोपहर को भोजन पहुँचाएगा। आपको बिना बुलाए यहाँ से जाने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ लड़ाई करना प्रतिबंधित है। एक बार पता चलने पर आप कड़ी सजा दी जाएगी। स्वर्ग और मनुष्य की एकता के राज्य में योद्धाओं को भी यहाँ के नियमों का पालन करना होगा। धन्यवाद। चेन तियानयू ने ये सुनकर मुस्कुराया और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। हालांकि जब वह पहली बार इस परिवार में आया था तो उसने बहुत सारे रक्तजेब सिक्के खो दिए थे, लेकिन कम से कम उसे इस जगह की सामान्य समझ थी। युवक के जाने के बाद सबने अपने सामने बने लकड़ी के घर को देखा। वातावरण सरल था, अंदर का स्थान। लकड़ी का घर छोटा नहीं था। अगर 3 या 4 साधारण लोग यहाँ रहते हैं तो ये थोड़ा भीड़भाड़ वाला हो सकता है, लेकिन 3 या 4 क्यूई नियंत्रण क्षेत्र के योद्धाओं के लिए यहाँ रहना कोई समस्या नहीं है। जियानटियन क्षेत्र के योद्धा कई दिनों तक बिना भोजन और पानी के रह सकते हैं। क्यूई नियंत्रण क्षेत्र के योद्धाओं की तो बात ही छोड़िए। जब तक उनके पास पर्याप्त क्यूई और रक्त है तब तक 1 या 2 महीने तक बिना भोजन और पानी के रहना कोई बड़ी समस्या नहीं है, और वे यहाँ सामान्य समय में अभ्यास कर सकते हैं और यह ज़्यादा जगह नहीं लेता है। एकमात्र असुविधा ये हो सकती है कि यह जगह बहुत छोटी है। युद्ध कौशल का अभ्यास करें, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। उन्हें अब इस बात पर विचार करना चाहिए कि आगे क्या युद्ध होगा। थोड़ी देर बाद दूसरे परिवारों के लोग चेन तियानयू और अन्य लोगों से दोस्ती करने आए। आखिरकार चेन परिवार की ताकत सभी के लिए स्पष्ट है। ये बहुत संभावना है कि भविष्य में सभी एक साथ लड़ेंगे। निश्चित रूप से अब एक अच्छा रिश्ता बनाना आवश्यक है। भले ही वे भविष्य में एक दूसरे से न मिलें, लेकिन 5 डोमेन युद्ध के बाद दोनों परिवार एक व्यापारिक चैनल स्थापित कर सकते हैं और परिवारों के बीच संसाधनों का आदान प्रदान कर सकते हैं। ये परिवार के विकास से संबंधित हैं, इसलिए वे हैं स्वाभाविक रूप से बहुत चिंतित। विभिन्न परिवारों के आगमन का सामना करते हुए चेन तियानयू ने भी उन सभी को स्वीकार किया। ब्यूरियल माउंटेन एक सुदूर क्षेत्र में स्थित है और परिवार के आसपास कुछ मध्यम आकार के परिवार थे। हालांकि जैसे जैसे परिवार आगे बढ़ा है, युनमिंग पर्वत के पास 4 मध्यम आकार के परिवारों में से केवल जियांगशुई शहर का फैंग परिवार ही बचा है। इससे ये तथ्य भी सामने आया कि परिवार कई मध्यम आकार के परिवारों से परिचित नहीं है। यदि वे अन्य परिवारों के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं, काउंटियों में परिवार के लिए यह बहुत आसान हो जाएगा। जानकारी प्राप्त करें या संसाधनों का आदान प्रदान करें। उन सभी को एक दूसरे की जरूरत है और कुछ समय के लिए विभिन्न परिवारों के साथ बातचीत भी बहुत सामंजस्यपूर्ण लगती है। बातचीत के दौरान चेन तियानयू ने दक्षिणी चीन सागर में वर्तमान विशिष्ट स्थिति के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। झिनजियांग
इनमें से ऊपर के 3 शीर्ष परिवार हैं लुओझोउ का ये परिवार, पिंगझोउ का लिन परिवार और लिंगझोउ का जियो परिवार। इन 3 राज्यों के बाहर 9 काउंटी हैं जहां 9 महान परिवार स्थित हैं। दक्षिण झिंजियांग के उत्तर में जुलू काउंटी के सोंग राजवंश और मी परिवार हैं। कांगवू काउंटी, नानजियांग के दक्षिण में येलांग काउंटी में गोंगयांग परिवार, युयांग काउंटी में ओयांग परिवार और नानजियांग काउंटी में गोंगे परिवार रहते हैं। युनझोंग काउंटी, दक्षिणी झिंजियांग के पश्चिम में मैटियोर काउंटी का वो परिवार और यूलिन का जियांग परिवार है। काउंटी, दक्षिणी झिंजियांग के पूर्व में झुया काउंटी का जुओ परिवार और जियाओझी का पेई परिवार है। काउंटी, 3 राज्य और 9 काउंटी एक दूसरे से सीमाबद्ध हैं और विभिन्न जातीय समूहों के बीच संबंध जटिल और जटिल हैं शामिल हैं। हालांकि कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां 3 राज्यों और 9 काउंटियों में मिश्रित हैं और उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं। उदाहरण के लिए वह क्षेत्र जहां परिवार रहता है यदि वहां ज्यादा जगह नहीं है। क्षेत्र में उच्च वर्गीय परिवारों की रुचि शायद इसमें शामिल नहीं होंगे। जहां तक दक्षिणी शिंजियांग के 9 शीर्ष परिवारों का प्रश्न है, परिवार उनमें से 4 के बारे में जानता है तथा अन्य 5 के बारे में परिवार को पहली बार पता चला है। जिन परिवारों से मैं अब संपर्क में आया हूं, उनमें कई मध्यम स्तर के परिवार हैं जो अन्य 5 काउंटियों के बीच दरारों में रहते हैं। इससे परिवार का ज्ञान बहुत बढ़ गया है और साथ ही उन्हें पूरे दक्षिणी शिंजियांग की समझ भी हासिल हो गई है। यहाँ तक कि उनमें से कई परिवार के समान हैं और सीधे 9 के अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं। श्रेष्ठ परिवार, हालांकि इन सभी परिवारों में एक बात समान है, वह ये कि परिवार की ताकत बहुत मजबूत नहीं है। 3 या 4 क्यूई नियंत्रण क्षेत्र योद्धाओं से अधिक नहीं और कम से कम 1 या 2 चेन परिवार एकमात्र अपवाद है। लेकिन परिवार की वर्तमान ताकत न केवल तोंगकियू पर्वत और युनमेंग शहर में धन्य भूमि संसाधनों से संबंधित है, बल्कि इससे किए गए लेन देन भी जुड़े हैं। झोंगझोउ में रेन परिवार के साथ जाहिर है अन्य परिवारों के पास यह अवसर नहीं है और उनके पास शायद कई कीमती मार्शल अमर टोकन नहीं है। ये चीजें टिप्पणी के योग्य नहीं हैं। बाहरी लोग, जबकि चेन तियानयू लोगों के संपर्क में था, विभिन्न जातीय समूहों के एक अन्य निवास में गोंगयांग परिवार का एक सदस्य तेजी से चला गया। एक समान साधारण लकड़ी के घर में प्रवेश किया और सूचना दी, कबीले के नेता चेन परिवार आ गया है। कुल 10 लोग, उनमें से 2। समाचार प्राप्त करने के बाद गोंगयांग जुन्हाओ की आंखें थोड़ी गहरी हो गईं और उन्होंने ठंडी सांस ली। अंततः यहाँ परिवार पहले ही सीमा पर पहुंच चुका है। यहाँ तक कि वह कबीले का नेता व्यक्तिगत रूप से आया है। वह पिछले कुछ दिनों से वहाँ की स्थिति पर ध्यान दे रहा है, बस चेन परिवार के आने का इंतजार कर रहा है। उसे चेन परिवार के आने की उम्मीद नहीं थी। इतनी देर में कुलपति वे अब मध्य परिवार क्षेत्र में एक लकड़ी के घर में रह रहे हैं। क्या परिवार किसी को कार्रवाई के लिए भेजना चाहता है? गोंगयांग जुन्हाओ ने अपना सिर हिलाया। अभी कार्रवाई करना बहुत जोखिम भरा है। इसके अलावा चेन परिवार के पास क्यूई नियंत्रण क्षेत्र के तीसरे स्तर पर 2 योद्धा भी हैं। इसे गुप्त रूप से हल करना बिल्कुल असंभव है। इसके अलावा इस मामले में युवा लड़का परिवार को भी ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन चूंकि वे यहाँ हैं, इसलिए परिवार को देर सबेर कार्रवाई करने का अवसर मिलेगा, इसलिए जल्दबाजी क्यों करें? परिवार को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? अब इस लड़ाई में दुश्मन हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस बार दक्षिणी शिंजियांग में हमारे विरोधी मध्य महाद्वीप के कई प्रसिद्ध परिवार हैं। आगे की लड़ाई शायद सिर्फ एक परीक्षा है, लेकिन आपको अवश्य ही जीतना चाहिए। ध्यान से। थोड़ी भीड़ भरे लकड़ी के घर में आवाज। जल्द ही गोंगयांग परिवार के 1 दर्जन बुजुर्गों के बीच चर्चा शुरू हो गई। एक उच्च वर्गीय परिवार होने के नाते वे स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं करेंगे। जितना संभव हो सके उतने कम कबीले सदस्यों को भेजें। मध्यवर्गीय परिवार, इसके विपरीत, वे उन संसाधनों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे जिन्हें योगदान के साथ आदान प्रदान किया जा सकता है। आखिरकार हर उच्च वर्ग का परिवार चाहता है आगे बढ़ें। जहां तक आत्मा निरोधक गोली जैसी दुर्लभ चीजों का सवाल है,
यहाँ तक कि 3 शीर्ष परिवार भी उनमें से कुछ को रिहा नहीं करेंगे, इसलिए उन्हें प्राप्त योगदान अंक अन्य 8 परिवारों की तुलना में अधिक होना चाहिए ताकि वे विनिमय की आशा कर सकें। आत्मा रोधी गोली। यदि आपके पास पौष्टिक गोली नहीं भी है तो भी आप इसे अन्य दुर्लभ संसाधनों के लिए विनिमय कर सकते हैं। ये लड़ाई उन मध्यम वर्गीय परिवारों और छोटे परिवारों के लिए एक आपदा हो सकती है, लेकिन उनके उच्च वर्गीय परिवारों के लिए अवसर अधिक हैं। खतरे। भले ही परिवार में जुबानहु आंग्यून हो, पौष्टिक गोली भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आखिरकार इस तरह की दुर्लभ चीज का मतलब यह नहीं है कि स्वर्ग और मनुष्य के सामंजस्य के योद्धाओं के लिए 100% संभव है कि वे स्वर्ग और मनुष्य के दायरे को तोड़ सकें। एकाग्रता का क्षेत्र, चाहे वह पौष्टिक गोली हो या जुबानहु आंग्यून, उनका केवल सहायक प्रभाव होता है, लेकिन प्रभाव की ताकत अलग अलग हो सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात योद्धा की अपनी संचय और समझ है। आत्मा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना। यहाँ तक कि पौष्टिक गोली की तुलना में भी चेन परिवार को नष्ट करना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जब तक परिवार के पास एक एकाग्रता आत्मा योद्धा है, भले ही चेन परिवार मजबूत है, बस इतना ही। हालांकि परिवार की मजबूती से दोनों पहलुओं में आगे बढ़ना मुश्किल नहीं है। कबीले के नेता, प्रत्येक कबीले के सभी संसाधन, उन्हें सामूहिक दफन पर्वत पर ले जाया गया है और कई कबीले प्रमुख भी पर्वत के बाहर इंतजार कर रहे हैं। 3 दिन बाद सामूहिक दफन पर्वत में परिवार के हॉल में एक कबीले का सदस्य अपना दरवाजा खोल रहा था। रिपोर्ट करने के लिए मुंह। जियांग शुई फैंग परिवार कहाँ है? उनकी तैयारियां कैसी चल रही हैं? हुई कबीले के मुखिया, फैंग परिवार अभी भी रास्ते में है यहाँ, लेकिन पारिवारिक पूछताछ के अनुसार फैंग इस समय परिवार बहुत सारे संसाधन लेकर आ रहा है। चेन तियानजिंग ने ये सुनकर थोड़ा सिर हिलाया। पिछले आधे महीने में परिवार ने बहुत बड़ा बदलाव किया है। परिवर्तन और बिजली की गति के साथ परिवार के क्षेत्र को पलक झपकते ही कई बार फिर से विस्तारित किया गया है। अब न केवल युनमैंग शहर बल्कि लियान शहर भी परिवार के नियंत्रण में है। यही बात दोनों शहरों के आसपास के परिवारों पर भी लागू होती है। अब परिवार के पास वहां लोगों को तैनात कर दिया गया है और दोनों में परिवार के सदस्यों का एक समूह विकसित करने की तैयारी की जा रही है। शहर। उनमें से युनमेंग शहर का दौरा चेन तियानक्वान ने व्यक्तिगत रूप से किया था। आखिरकार इस शहर में एक धन्य स्थान है जो परिवार का ध्यान केंद्रित है। अब जहां तक लियान शहर की बात है तो परिवार इस शहर में एक पवित्र वृक्ष के तने का टुकड़ा लाने की भी योजना बना रहा है ताकि परिवार का एक गढ़ स्थापित किया जा सके। जहां तक जियांग शुई में फैंग परिवार की बात है तो परिवार के पास फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि फैंग परिवार उनके हितों को जानता है। दूसरी ओर ये स्वाभाविक रूप से सहमति है दक्षिणी सीमा के साथ। हालांकि परिवार इस समझौते से डरता नहीं दिखता है, लेकिन चेन तियानजिंग ये भी जानता है कि सभी कुलों द्वारा इस समझौते का पालन करने के लिए शीर्ष परिवारों की भागीदारी आवश्यक है। परिवार उदासीन प्रतीत हो सकता है, लेकिन वास्तव में वह उदासीन नहीं हो सकता। आखिरकार परिवार अभी जीवन के अंतिम चरण तक नहीं पहुंचा है। सड़क। हालांकि भले ही परिवार अहंकारी और दबंग हो, अन्य परिवार जुआ खेलने का जोखिम नहीं उठा सकते क्योंकि उनके पास सत्ता में आने के लिए कोई योग्यता और ताकत नहीं है। असाधारण समय में असाधारण उपाय लिया जाना चाहिए। शक्ति ही हर चीज की कुंजी है। यहाँ तक कि मूल रूप से दिए गए 1 महीने के समय में भी जिन परिवारों ने आत्मसमर्पण किया था, उन्होंने अपने संसाधन भेज दिए। बस कुछ ही दिनों में। चेन तियानजिंग ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, उन्हें योनगान शहर में इंतजार करने दो। अब जबकि दफन पर्वत परिवार का कबीला है, भूमि इन छोटे परिवारों को मिलने के लिए आने की जरूरत नहीं है और सभी संसाधन पहाड़ पर ले जाए गए। उन्हें शीघ्रता से गिना गया और परिवार के सदस्यों द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया, जिनमें कुछ ऐसे संसाधन भी शामिल थे जिनका उपयोग जनजात योद्धाओं द्वारा किया जा सकता है।
चेन तियानजिन को इस बात की परवाह नहीं है कि विभिन्न कुलों ने वास्तव में परिवार की 50% संपत्ति सौंपी है या नहीं। संसाधन। उनका मानना था कि पूर्ण शक्ति के तहत ये परिवार अपनी सीमाएं जान सकते हैं। नहीं कर सका, ये बेहतर होगा कि खोजा न जाए। परिवार। जब परिवार विस्तार पूरे जोरों पर था, दर्जनों लोग मृत चेहरे के साथ परिवार के नीचे की कोठरियों में पड़े थे। प्रारंभिक शोर और अदिटा से लेकर वर्तमान मौन मृत्यु की प्रतीक्षा तक। कोठरी में एक और भी संदिग्ध युवक था। उसे यकीन था कि उसका संदेश हुई कबीले तक पहुंचा दिया गया है और उसके मन में इसके बारे में कुछ भावनाएं थीं। यहाँ तक कि कुछ दिन पहले भी उसे लगा था कि कोई बड़ी बात है। सामूहिक कब्र के बाहर लड़ाई, जिसने यहाँ तक कि उसे लगता है कि उसके परिवार ने ही उसे बचाया है। लेकिन लंबे समय तक इंतजार करने के बाद भी कोई खबर नहीं मिली, केवल चेन परिवार द्वारा दिया गया भोजन ही मिला। रोज रोज अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन का उजाला कब देख पाएगा दोबारा। हालांकि युवक की उलझन भरी आंखें जल्द ही दृढ़ हो गईं और उसे विश्वास हो गया कि परिवार उसे मत भूलना। 5 लोगों का युद्ध कब शुरू होगा? लकड़ी के घर के बाहर कई परिवार के सदस्य अधीर थे। उनकी आंखें इस लड़ाई की लालसा से भरी थीं। आखिरकार हाल ही में विभिन्न कुलों से कुछ खबरें फैली हैं। ऐसा कहा जाता है कि ऊपर के 3 शीर्ष परिवारों ने इस बार बहुत सारे संसाधन प्रदान किए हैं, जिनमें कई आध्यात्मिक पौष्टिक गोलियां भी शामिल हैं। इससे स्वाभाविक रूप से कई परिवार जो यहाँ आए थे, युद्ध में भाग लेने वाले लोग बहुत उत्साहित महसूस करते हैं। आखिरकार उनके पास आमतौर पर इन संसाधनों तक पहुंच नहीं थी। अगर परिवार इस लड़ाई में कुछ संसाधन प्राप्त कर सकता है, तो परिवार के पास आगे बढ़ने की संभावना होगी। ये ठीक इसी वजह से है कि वर्तमान शांति उन्हें चिंतित महसूस कराती है और वे युद्ध के मैदान में शामिल होने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। कुछ ही दूरी पर चेन तियानयू इस दृश्य को शांत भाव से देख रहा था और उसकी आंखों में कोई उत्साह या लालसा नहीं थी। किसी भी क्षेत्र में लड़ाई अत्यंत क्रूर होनी चाहिए। हालांकि इस पर कई संसाधन हैं, परिवार के पास पहले से ही एक लक्ष्य है, जो इस लड़ाई में पर्याप्त आत्माओं को इकट्ठा करना और जीवित रहना है। ये संसाधन अच्छे हैं, लेकिन वे परिवार का प्राथमिक लक्ष्य नहीं हैं। इसके अलावा ये युद्ध जितना देर से शुरू होगा, परिवार के लिए उतना ही फायदेमंद होगा, क्योंकि इससे परिवार को विकसित होने के लिए अधिक समय मिलेगा। इसलिए चेन तियानयू युद्ध को बाद में शुरू करने के लिए उत्सुक था और स्वाभाविक रूप से उसके दिल में कोई तात्कालिकता की भावना नहीं थी। सबके संदेहों का सामना करते हुए एक बूढ़ा आदमी जल्दी से खड़ा हुआ और धीरे से बोला, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? हाल ही में चारों ओर जो कोहरा छाया था, वह थोड़ा छंट गया है। यह आगामी युद्ध का पूर्व संकेत है। ओह, आप ये कैसे कह सकते हैं? कृपया महामहिम से हमारी शंकाओं का समाधान करने का भी अनुरोध करें। ये सुनकर कई लोग आश्चर्य से उस बूढ़े व्यक्ति की ओर देखने लगे। सभी की जांच का सामना करते हुए इस व्यक्ति में मंच का कोई डर नहीं दिखा। उसने अपने हाथ पीछे कर लिए और चेहरे पर समझदारी का भाव दिखाया और फिर उसने समझाया, यह कोहरा प्राकृतिक रूप से नहीं बना है। ये प्राचीन काल में एकाग्रता क्षेत्र के योद्धाओं द्वारा अपनी महान जादुई शक्तियों का उपयोग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक विधि है। हमारी दक्षिणी सीमा को मध्य महाद्वीप से अलग कर देगा। जब कोहरा होता है तो क्यूई नियंत्रण क्षेत्र के योद्धाओं को भी अंदर जाने का रास्ता खोजना मुश्किल हो जाता है। अंत में कोहरे में खो जाने के बाद ही हम केंद्रीय महाद्वीप की भूमि की एक झलक पा सकते हैं और फिर युद्ध स्वाभाविक रूप से शुरू हो जाएगा। ये स्पष्टीकरण सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। तो क्या ये कोहरा 1000 साल पुराना नहीं है? मुझे डर है कि जिस व्यक्ति ने कार्रवाई की वो कोई साधारण एकाग्र आत्मा क्षेत्र योद्धा नहीं था, है ना? ये स्वाभाविक है। जिस व्यक्ति ने कार्रवाई की है वह दुनिया में सबसे ऊपर है और उसकी ताकत कम से कम स्वर्ग और पृथ्वी के दायरे में है। ऐसा कहा जाता है कि वो सभी प्रमुख संप्रदायों में सबसे मजबूत है। वास्तव में ये केवल इतना ही नहीं है। हमारी दक्षिणी सीमा, लेकिन मध्य महाद्वीप की सीमा से लगे अन्य क्षेत्र भी
वहाँ भी ऐसी ही एक बाधा है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा डोमेन चाहता है। कार्रवाई करने के लिए उसे पहले इस बाधा को हल करना होगा। हालांकि शीर्ष परिवारों की शक्ति के साथ भी इस बाधा को पूरी तरह से नहीं तोड़ा जा सकता है। युद्ध समाप्त होने के बाद कोहरा सब कुछ डूबा देगा, यहाँ तक कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन भी। अच्छा ऐसा है। शब्द सुनने के बाद सभी को अचानक एहसास हुआ और साथ ही उन्होंने कोहरे को देखा और पाया कि यह वास्तव में वही था जो उन्होंने कहा था। जब वे पहले आए थे तब की तुलना में अब कोहरे का दायरा बहुत कम था। ये पता चला है कि वह शिमेन के लू परिवार के एल्डर लू शियू हैं। मैंने हमेशा सुना है कि रईस बहुत ज्ञानी होते हैं। जब मैंने आज उन्हें देखा तो उन्होंने वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरा। वह अपमानजनक है और अपमानजनक। भीड़ में से किसी ने उस बूढ़े व्यक्ति की पहचान कर ली और तुरंत सच्चाई बता दी। ये सुनकर परिवार के कई सदस्य थोड़े चौंक गए। उन्हें लगा कि उन्होंने इस परिवार का नाम सुना है और वे तुरंत बात करने के लिए आगे आए। ऐसा इसलिए है क्योंकि शिमेन लू परिवार लंबे समय से चला आ रहा है। हालांकि यह एक मध्यम वर्गीय परिवार है, लेकिन इसमें बड़ी संख्या में प्राचीन पुस्तकें हैं और अन्य लोगों की तुलना में अधिक चीजें जानते हैं। अब जबकि हमारे उनके साथ अच्छे संबंध हैं, तो हम और अधिक जानकारी प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। उधर चेन त्यानयू और अन्य लोग भी ये सुनकर आश्चर्यचकित दिखे। उन्होंने वास्तव में इन चीजों के बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन अब उन्हें कुछ जानकारी मिल गई थी। यहाँ तक कि चेन त्यानयू भी उनके पास जाकर बातचीत करने के लिए तैयार था। लेकिन इससे पहले कि चेन त्यानयू कोई कदम उठा पाता, एक चमकदार मोती अचानक सभी के सिर के ऊपर प्रकट हो गया। यह मन का लगभग मुट्ठी के आकार का है तथा संपूर्ण मन का चमक से भरा है तथा एक असाधारण आभा प्रदर्शित करता है। जैसे ही मनके का शरीर चमकने लगा, आसपास का कोहरा भी तुरंत छंटने लगा और सभी की दृश्य दृष्टि में और सुधार हुआ। ये पिंगझू के लिन परिवार का जादुई हथियार है, दिंगहाई मोती। नीचे बैठे परिवार के एक सदस्य ने इस वस्तु को पहचान लिया और जोर से चिल्लाया। जब परिवार के अन्य सदस्यों ने ये सुना तो उन्होंने भी अपने सिर के ऊपर मोती को उग्र दृष्टि से देखा और चाहा कि वे इसे उसी समय अपने लिए ले लें। हालांकि वे जल्दी ही शांत हो गए, ये सोचकर कि यह चीज लिन परिवार की है। पिंगझोऊ में ऐसे दिव्य अस्त्र की लालसा करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? जैसे ही सब लोग मोती को देख रहे थे, दूर आकाश में दो और विदेशी वस्तुएं दिखाई दी। वे दो वस्तुएं थीं, एक धूसर पीले रंग की छतरी जो तैलीय कागज की तरह दिख रही थी तथा एक चौकोर तिपाई जिस पर प्राचीन खूंखार जानवर बने हुए थे। उस पर उत्कीर्ण ये दोनों वस्तुएं अन्य दो क्षेत्रों के ऊपर आकाश में दिखाई दी और उनमें से प्रत्येक से टिमटिमाती रोशनी निकल रही थी। ये परिवार की आकाश सुरक्षा छत्र छाया है और जियाओ परिवार की सभी चीजों का बर्तन है। नीचे अन्य लोगों के चौंकने वाले लहजे से यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि ये दोनों वस्तुएं प्रसिद्ध हैं। कलाकृतियाँ। तीनों कलाकृतियों के प्रकट होने से नीचे की सभी जातियों के लोगों को यह एहसास हो गया कि युद्ध अब ज्यादा दूर नहीं है। और यह सच नहीं था जिसकी सभी को उम्मीद थी। जब तीनों कलाकृतियाँ प्रदर्शित हो रही थीं, तो जल्द ही एक आकृति हवा से प्रकट हुई। 3 कलाकृतियाँ। इन तीनों लोगों की आभा विशाल और असीम है और आकाश में खड़े होने मात्र से ही सभी को भारी दबाव महसूस होता है। आपको पता होना चाहिए कि मौजूद योद्धा क्यूई नियंत्रण क्षेत्र के सभी योद्धा हैं और उनमें से कई 3 फूल सभा क्षेत्र में हैं। उन्हें मुश्किल से मजबूत माना जा सकता है, लेकिन इसके तहत इस व्यक्ति की शक्ति का विरोध करने का उनमें थोड़ा सा भी इरादा नहीं हो सकता। इसका केवल एक ही स्पष्टीकरण है, ये तीनों लोग एकाग्र आत्मा क्षेत्र के योद्धा हैं। मैं लिन यूशान हूँ, लिन परिवार का बुजुर्ग। मैं आज यहाँ इस लड़ाई के नियमों को आप लोगों को समझाने आया हूँ जो इस लड़ाई में भाग ले रहे हैं। मैं इसे केवल एक बार ही समझाऊंगा, इसलिए कृपया ध्यान से सुनें। जैसे ही डिंगहाई पल के बगल में बैठा बूढ़ा आदमी बोला, नीचे सभी कबीले के लोग चुप हो गए। उन्होंने ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, बस ध्यान से सुनते रहे।
ये युद्ध 3 दिनों में शुरू होगा। इन 3 दिनों के दौरान आपको यादृच्छिक टीमों में नियुक्त किया जाएगा। प्रत्येक टीम को 3 दिनों के भीतर सीमा पर विभिन्न स्थानों पर जाना होगा और किसी भी समय लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। प्रत्येक टीम के साथ हमारे बुजुर्ग भी होंगे और उसी समय कार्य जारी किए जाएंगे। विभिन्न कार्यों को पूरा करने पर एक निश्चित संख्या में योगदान अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। विशिष्ट योगदान अंक कार्य के खतरे की डिग्री पर निर्भर करते हैं। इसके अलावा हर बार जब आप मारते हैं एक दुश्मन, आप भी इसी प्राप्त कर सकते हैं। योगदान अंक, बशर्ते कि आप दुश्मन की पहचान टोकन वापस लाएं। जहां तक योगदान अंकों के आदान प्रदान का सवाल है, तो आप अपने हाथ में मौजूद पहचान टोकन से इसकी जांच कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी 3 जनजातियों ने इस लड़ाई के लिए एक नया नियम जोड़ा है, यानी प्रत्येक जनजाति द्वारा एक व्यक्ति को खोने के बाद उसी के अनुरूप योगदान दिया जाएगा। अंक मुआवजा, आप 3 जनजाति से पूछ सकते हैं। विशिष्ट मुआवजे के लिए टीम के वरिष्ठ सदस्यों से संपर्क किया गया। ये सुनकर चेन किंगहे और चेन किंगचेन के चेहरे थोड़े से मुरझा गए। क्या ऐसी कोई अच्छी चीज होती है? लेकिन इस पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद उन्होंने आत्महत्या करने के बारे में नहीं सोचा। अब परिवार में बहुत सारी आत्माएं हैं, लेकिन परिवार में आत्मा संसाधनों की कमी है। अगर वे फिर से वहां जाते हैं, तो इससे परिवार पर बोझ बढ़ सकता है, जो नुकसान के लायक नहीं है। इसके अलावा ये लड़ाई काफी खतरनाक है और गोंग्यांग परिवार पीछे से उन पर नजर रख रहा है। उन्हें संसाधनों के साथ जीवित परिवार के पास लौटना होगा, अन्यथा उनकी मृत्यु से कुछ नहीं होगा। आकाश में बूढ़े व्यक्ति के बोलने के बाद उसकी आकृति गायब हो गई, जिससे सभी को कुछ कहने का समय नहीं मिला। सवालों के जवाब, हालांकि डिंगाई झू हर किसी के सिर के ऊपर है, गायब नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे एक ऊंचे स्थान पर चढ़ गया। आकाश में एक चमकदार चांद में बदल गया, लगातार चारों ओर कोहरे को तितर बितर कर रहा था। अन्य 2 क्षेत्रों के ऊपर की कलाकृतियां भी ऐसी ही थीं। ऐसा लग रहा था कि पूरी सीमा ही ऐसी थी। 3 क्षेत्रों में विभाजित और प्रत्येक क्षेत्र में व्याख्या करने के लिए केंद्रित आत्मा क्षेत्र में एक योद्धा था। आकाश में एकाग्र आत्मा क्षेत्र में योद्धा के लुप्त होने के साथ ही नीचे के सभी लोग भी अपने होश में आ गए। लेकिन जल्द ही सभी को जारी किए गए पहचान पत्र चमकने लगे। जब सभी ने पहचान चिन्ह निकाले, तो उन्होंने पाया कि ये चिन्ह, जो मूल रूप से साधारण थे, उन पर एक हल्का सा प्रभामंडल था और टोकन पर शब्द, मेरी टीम डिंगहाई है, मैं येयू टीम हूँ। हर कोई अपने हाथों में टोकन देखकर चिल्लाया और जल्दी से उन लोगों की तलाश करने लगा। एक ही टीम को उनके टीम नाम के अनुसार रखा गया है। चेन तियानयू और अन्य लोगों ने भी अपने हाथों में टोकन देखे और जल्द ही अपनी टीमें ढूंढ लीं। हालांकि चेन तियानयू और 10 लोगों ने एक-एक करके जांच की, तो उन्होंने पाया कि परिवार के 10 लोगों को 8 अपरिचित क्षेत्रों में नियुक्त किया गया था। टीमें, जिनमें से केवल चेन हानचेन और चेन हानशेंग, साथ ही चेन किंग्यो और चेन किंग्युन एक ही टीम में थे। बाकी 6 लोग अपनी अपनी टीमों में थे। ऐसी स्थिति स्पष्टतः परिवार के कार्यों के लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन इस समय चेन तियानयू के पास कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार ये टीम ऊपर के शीर्ष परिवार द्वारा नियुक्त की गई होगी और वे मना नहीं कर सकते थे। इस समय कई लोगों ने अपने हाथों में टोकन की असाधारण विशेषताओं की भी खोज की। जब तक वे क्यूई और रक्त इनपुट करते हैं, टोकन होगा स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा और वे अपने योगदान अंक और उन चीजों की जांच कर सकते हैं जिन्हें आदान प्रदान किया गया। सूची में सबसे ऊपर यांगशेंग गोली है, जिसे हर परिवार और यहां तक कि उच्च वर्गीय परिवार भी पाना चाहता है। इस गोली के बदले में 1000 योगदान अंकों की आवश्यकता होती है। यद्यपि योगदान अंक अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन ये देखा जा सकता है कि योगदान अंक प्राप्त करना आसान नहीं है। और इस गोली के पीछे एक नंबर 3 है, जो इसका मतलब है कि इस गोली की संख्या केवल 3 है, यानी केवल 3 परिवार ही सबसे पहले आदान प्रदान कर सकते हैं। और इस गोली के लिए प्रतिस्पर्धा केवल उच्च वर्गीय परिवार ही कर सकते हैं। और 9 उच्च वर्ग के बीच प्रतिस्पर्धा परिवार और भी अधिक गहन है।
यांग शेनपिल के नीचे अन्य चीजें हैं जिनका आदान प्रदान किया जा सकता है, जैसे कि इरादा, स्वर्ग और पृथ्वी और 5 आंतरिक अंगों की क्यूई जिसे परिवार ने पहले सीखा है, और इन दोनों चीजों के लिए आवश्यक विनिमय बिंदु क्रमशः 600 और 400 योगदान बिंदु हैं और संख्या भी बहुत अधिक है। इसके अतिरिक्त अन्य दुर्लभ संसाधन भी अनगिनत हैं, जो इस धन्य भूमि के संसाधनों से भी अधिक आकर्षक हैं। न केवल इन दुर्लभ वस्तुओं, बल्कि योगदान बिंदुओं को कुछ उच्च स्तरीय कौशल, जादू के लिए भी बदला जा सकता है। हथियार और यहाँ तक कि विभिन्न युद्ध कौशल भी। परिवार को जिस भी चीज की आवश्यकता हो, उसे अंशदान अंकों से प्राप्त किया जा सकता है। एकाग्र आत्मा क्षेत्र तक पहुंचने वाले कौशलों में से एक के आदान प्रदान के लिए 800 योगदान बिंदुओं की आवश्यकता होती है। लॉकिंग गॉड विप नामक एक जादुई हथियार भी है, जिसके लिए 900 योगदान अंकों की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि पृथ्वी रैंक का एक शीर्ष ग्रेड लड़ाकू कौशल भी है, जिसके लिए 1.000 योगदान बिंदुओं की आवश्यकता होती है, जो यांग शेनपिल के समान है। दुश्मन को मारने के बाद प्राप्त किए जा सकने वाले योगदान बिंदुओं के बारे में जानने के बाद चेन, तियानयू और अन्य लोग और भी अधिक स्तब्ध रह गए। ये दर्शाता है कि इन गैंग दायरे में एक योद्धा को मारने पर 5 योगदान अंक मिल सकते हैं। बाहरी गिरोह क्षेत्र में किसी योद्धा को मारने पर 10 अंक मिल सकते हैं। 3 फूलों के क्षेत्र में एक योद्धा को मारने पर 20 अंक मिल सकते हैं। मूल क्षेत्र में अभिसरित होने वाले 5 क्यूई 50 अंक हैं। स्वर्ग और मनुष्य एकता क्षेत्र 100 अंक। मार्शल आर्ट ट्रूपिल दायरे 1000 अंक। जहां तक ज़ियानेटियन दायरे के योद्धाओं का सवाल है, वे योगदान अंक प्राप्त नहीं कर सकते। हालांकि इसमें केवल युगी दायरे के योद्धा ही भाग नहीं लेते थे। युद्ध, यह अनुमान लगाया गया है कि ज़ियानेटियन क्षेत्र योद्धाओं के पास विनिमय का दूसरा तरीका हो सकता है। इस तरह से गणना की जाती है ताकि विनिमय के लिए यांग शेनपिल आपको 200 युकी दायरे के योद्धाओं या 50 सानहुआ रीम योद्धाओं या 10 त्यानरेनहे दायरे के योद्धाओं या एक मार्शल आर्ट सच को मारने की जरूरत है। गोली क्षेत्र यानी एक संक्षेपण क्षेत्र योद्धा। उच्च वर्गीय परिवारों के लिए यह संभवतः एक अत्यंत कठिन चुनौती है। हालांकि उच्च वर्गीय परिवार बहुत हैं और शक्तिशाली, और वे कबीले के सदस्यों के योगदान अंक जमा कर सकते हैं, जो एक छोटी उम्मीद नहीं है। यदि आप इन अत्यंत दुर्लभ चीजों पर अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं, बल्कि उनका उपयोग अन्य चीजों के लिए विनिमय करने में करते हैं, तो कठिनाई इतनी अधिक नहीं है। योगदान अंक प्राप्त करने के इस तरीके के अलावा 3 शीर्ष परिवारों द्वारा जारी किए गए विभिन्न कार्य हैं, जो योगदान अंक भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कार्यों के माध्यम से योगदान अंक प्राप्त करना कठिन नहीं होगा। नीचे चारों ओर कई परिवार योद्धा आकर्षित हुए हैं टोकन पर प्रदर्शित चीजों से। आखिरकार अगर इस लड़ाई से बहुत कुछ हासिल होता है, तो शायद परिवार को आगे की तरक्की की उम्मीद हो सकती है। लेकिन ऐसे कई परिवार के सदस्य भी हैं जिनके चेहरे उदास हैं और वे स्पष्ट रूप से इतने सारे योगदान अंकों के लिए सिरदर्द महसूस कर रहे हैं। ये देखने के बाद चेन किंघे और परिवार के अन्य सदस्य मदद नहीं कर सके, लेकिन थोड़ा उत्साहित महसूस कर रहे थे। हालांकि एक ही स्तर के दुश्मन को मारना मुश्किल है, लेकिन एक सानहुआ दायरे के योद्धा के लिए ये काफी आसान है। एक साधारण नेगांग दायरे योद्धा को हराना। यद्यपि लोगों की संख्या कम है, फिर भी योगदान अंक एकत्रित करना आसान हो सकता है। चेन तियानयू ने यहाँ न केवल योगदान अंक और विभिन्न दुर्लभ वस्तुएं देखी, बल्कि अंतहीन हत्याएं और खून खराबा भी देखा। उसने योगदान अंकों के पीछे छिपे संकट को भी देखा। यदि दक्षिणी शिनजियांग में ये स्थिति है, तो झोंगझोंग में कोई समतुल्य साधन क्यों नहीं हो सकता। एक बार जब दोनों क्षेत्र लड़ेंगे तो निश्चित रूप से खून नदी की तरह बहेगा। हालांकि कई परिवार हत्या नहीं करना चाहते, लेकिन निरंकुश हितों के तहत उनके पास कोई विकल्प नहीं है। आखिर परिवार में भी तो लड़ने की इच्छा होगी। इन संसाधनों को देखकर शीर्ष स्तरीय कौशल, शीर्ष स्तरीय युद्ध कौशल, उच्च स्तरीय संसाधन, कौन सा परिवार इन चीजों को नापसंद करेगा? कुछ सोचने के बाद
चेन त्यानयु ने भी जल्दी से कबीले के सदस्यों से कहा। इस यात्रा का उद्देश्य जीवित रहना और आत्माओं को अवशोषित करना है। आप बाद में अपनी संबंधित टीमों में प्रवेश करेंगे। पहले अपनी जान बचाना याद रखें। योगदान भाग्य पर निर्भर है। चेन त्यानयु के गंभीर निर्देशों को देखकर उपस्थित कबीले के सदस्यों ने भी जवाब में सिर हिलाया। अन्य जनजातियों की तुलना में ये विनिमय वस्तुएं परिवार के लिए उतनी आकर्षक नहीं है जितनी कल्पना की जाती है। आखिरकार परिवार के पास अभी भी जनजाति के सदस्यों के उपयोग के लिए बहुत सारे संसाधन हैं। कौशल के संदर्भ में परिवार के 6 मोड़ गहन कौशल का उपयोग मुश्किल से किया जा सकता है, लेकिन 3 मोड़ों की कमी के कारण स्वर्ग और मनुष्य के बीच एकता की स्थिति इस कौशल की सीमा है। लेकिन पारिवारिक योद्धा अभी भी एकाग्रता की स्थिति से बहुत दूर हैं, और जिस कौशल को योगदान बिंदुओं के साथ आदान प्रदान करने की आवश्यकता है वह अत्यंत कठिन है, मुश्किल है। परिवार को इस मामले में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वे जनजाति में वापस लौटने के बाद दूसरे तरीकों के बारे में सोच सकते हैं। युद्ध कौशल के मामले में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चूंकि परिवार के पास पवित्र वृक्ष है, इसलिए युद्ध कौशल में कभी कमी नहीं आई है। इस लड़ाई में जीवित रहना, यही परिवार को इस लड़ाई में करना चाहिए।